नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी आज बांग्लादेश के बॉर्डर पहुंच गए और शुभेंदु अधिकारी कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी में है और कहने लगे कि नो वीजा नो ट्रेड। बांग्लादेश के बारे में वो कहते हैं कि बॉर्डर ब्लॉकेड लगा देंगे। जो 4000 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, उस पर हम बांग्लादेशियों को इस तरफ आने नहीं देंगे और बगैर वीजा के तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश में खतरे में हैं। हालांकि समझना जरूरी है कि हिंदू बांग्लादेश में कैसे खतरे में हैं और क्या खतरा उन पर मंडरा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने आज ह्यूमन राइट्स डे के दिन इस तरीके की बयानबाजी क्यों की? पहले तो ये देखते हैं कि वो बयान क्या दे रहे हैं, उनका वीडियो देखते हैं और उसके बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए उन्होंने क्या कहा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, मानवाधिकार लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन बांग्लादेश इन एवरी आवर। प्लीज स्टॉप atrocity, please stop vandalize our temple, please stop. The world community should come together and do something to protect Hindus in Bangladesh. Sir, today you have come to Gojadanga. We have seen the transport has been stopped today. Yes, commercial vehicle. Commercial vehicle. Yes, one day strike in Gojadanga. It's the next second. First Petropol happened, then in Gojadanga. Sir, what would be your next course of action as an On opposition leader? 16th, a great meeting will be held in Calcutta. जैसे कि आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और गोजनडांगा जो ये बसीरहाट एरिया के बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगता है, वहां ये आज पहुंचे। उन्होंने कहा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और हम ह्यूमन राइट्स के लिए बांग्लादेश से लड़ने को तैयार हैं। एट्रोसिटीज और जो मंदिरों पर अटैक है इसको बंद करिए। वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठे होकर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की पूरी कवायद करेगी, ऐसा बंगाल असेंबली के एलओपी शुभेंदु अधिकारी का कहना है। उनके साथ उनके सपोर्ट में हिंदू जागरण ग्रुप के भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मामला बड़ा विचित्र है कि एक तरफ तो मुस्लिम माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है भारत में और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हों, किरण रिजिजू हों, ये मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, ये किसानों पर हो रहे अतिक्रमण पे, अत्याचार पे बात नहीं करते हैं, पर बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है इस पर बात जरूर करते हैं। झारखंड के इलेक्शन में देखा बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस तरीके से पकड़ पकड़ के ईडी गिरफ्तार कर रही थी और एक तरीके से चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रही थी। पर भारतीय जनता पार्टी वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो वहां के आदिवासी हैं, वो बहुत सख्त नाराज थे क्योंकि उनके सीएम हेमंत सोरेन को बिना किसी बात के ईडी ने जेल में डाल दिया और बाद में उनकी जमानत हो जाती है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ। ये सारा मामला जो है ये शुरू होता है चिन्मय कृष्णा दास से, जो एक बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के स्पोक्स पर्सन है। उनको ढाका के हजरत शाहजल एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है सोमवार को, जब वो चट्टोग्राम की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंसर्न्स हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी या उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ जो असेंबली हैं, वो एलओपी जो हैं, जब वो ये बातों को एड्रेस करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि देश में माइनॉरिटीज मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन के बारे में वो क्यों नहीं बात करते? उनको इक्वल राइट्स देने के बारे में वो क्यों नहीं बात करते? उनको जस्टिस देने के बारे में वो क्यों नहीं बात करते? एक मामला और आता है जिसमें एक साक्षात्कार में बांग्लादेशी वकील हैं रासना इमाम, वो कहती हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो झूठ की खबरें फैलाता है और ज्यादातर झूठ के बेसिस पर अपनी जो है वो बात को रखता है। एक आईसीयू में पड़े पेशेंट को ये बता देना कि वो कम्युनल वायलेंस का विक्टिम है, ये बहुत ही विचित्र मामला है कि एक आदमी अस्पताल में एडमिट है और उसकी एडमिशन को आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां वायलेंस की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो ये बड़ा जो है इस तरीके के झूठ का प्रचार वहां की गोदी मीडिया, यहाँ की जो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है, वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, उसको लेकर वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम रश्मा मैंने बताया, रासना इमाम, वो इस बात को रेस करती हैं। उन्होंने एक बहुत और मामला रेस किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडियन आपकी मीडिया है उसका अगर किस तरीके से आप वो देखेंगे कि उनका क्या इंटरनेशनल फोरम में या इंटरनेशनल फ्रीडम प्रेस में या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में किस तरीके की उनकी रेपुटेशन है,
तो वो रेपुटेशन को बयान करती हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन पोजिंग एज द बिगेस्ट थ्रेट, रैंक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन अमंग्स 34 रिस्क ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहले नंबर पे आप देखेंगे ये भारत आता है, जो रेड लाइन से, रेड से मार्क्ड है, वो भारत आता है। और ऑरेंज में जिनको आप नेशंस देख रहे हैं, इसमें यूएस भी आता है, वो 4th और 6th पोजीशन पे है। और सबसे जो कम पोजीशन पे है वो ये देखिए, साउथ अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन, अपना ये यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ये आता है। ग्रेट ब्रिटेन का नंबर भी 11वें स्थान पर है। तो इस स्टैटिस्टिका के जो आंकड़े हैं उसमें 1490 एक्सपर्ट ओपिनियन ली गई हैं अक्रॉस एकेडेमिया, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी। और ये डेटा सारा 4 सितंबर से अक्टूबर 9, 2023 का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। दुष्प्रचार के मामले में भारत नंबर 1 है, ऐसा कुछ एजेंसीज का मानना है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो एजेंसियां कह रही हैं। अब बात यह आ जाती है कि इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं वो भी आज जो है एक उन्होंने भी एक शक्ति प्रदर्शन किया। आज उन्होंने सड़क पे दिल्ली में बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उसकी तरफ वो अपना भजन कीर्तन करते हुए जाते हुए दिख रहे थे। और मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। ये जो उनके साथियों को दिल्ली की सड़कों पे इस्कॉन मंदिर के कुछ अनुयायी जो हैं वो बांग्लादेश असेंबली एम्बेसी की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। अब बीजेपी जो है ऑपोजिशन को डिस्कस करने तो देती नहीं है मामला। कोई डिबेट, बांग्लादेश का इशू हो, संभल का इशू हो या अदानी का इशू हो, पार्लियामेंट में 267 के नोटिस पर सोरस, सोनिया गांधी और सियासत तो डिस्कस हो सकती है, पर अदानी का मामला और बांग्लादेशी हिंदुओं के मामले पे या बांग्लादेश का जो उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में डिस्कशन की कोई बात नहीं करती है। पिछले दिनों में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शहदुजुम्मा ने एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से परमाणु करार करने और परमाणु हथियारों को भारत की सीमा पर तैनात करने की बात की। हालांकि ये एक बीबीसी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सितंबर महीने में ये वीडियो बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्म्स फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के एक सेमिनार का है जिसमें वो कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु करार करना चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव को पाकिस्तानी मीडिया ने खूब तवज्जो दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों का नया दौर शुरू कराने की कवायद की। पाकिस्तान से चलकर एक मालवाहक पोत 13 नवंबर को बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह भी पहुंचा। ये वही चट्टोग्राम है जहां पे इस्कॉन के जो वो आपको मैंने नाम बताया था उनका, वो वहां पर जा रहे थे और उनको चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वो मामला कुछ उनसे मुताल्लिक था जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। कुल मिलाकर जिस बांग्लादेश के अवाम में भारत में दोस्ती की भावना रची बसी थी वो आज भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, और जिस पाकिस्तान की छवि भीषण अत्याचार करने वाली थी वो अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये परिस्थिति खाली बांग्लादेश में नहीं है, आपने श्रीलंका में देखा, आपने मालदीव्स में देखा, आपने माले में देखा, आपने नेपाल में देखा। वहां के जो नेपाल नरेश हैं, अपना सॉरी माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर ओली हैं, वो चाइना जाते हैं उनसे ग्रांट एड लेने और वो कहते हैं कि हमें ग्रांट और एड देने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अफगानिस्तान में जाके वो तालिबान के साथ, सरकार के साथ बिजनेस करते हैं। अब चाइना ने तो सभी को अपना मित्र देश बना लिया है, और बांग्लादेश जैसे मित्र देश को इस कदर भारत के शत्रु खेमे में चले जाने से बीते 50 साल की सारी मेहनत और हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता नजर आता है। बांग्लादेश में पहले भी विभिन्न दलों की सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से अवाम के गुस्से के शिकार बने शेख हसीना के साथ खड़े नजर आए। हालांकि वो घुसपैठियों की बात करते हैं पर शेख हसीना तो दिल्ली में रहती हैं, और मोहम्मद यूनुस जो कि वहां की केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि शेख हसीना को अपने पास मत रखिए। और शेख हसीना को अपने साथ रखने का, क्योंकि उन्होंने अदानी को गोडा पावर का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था जिसमें बहुत सारी बिजली का आदान प्रदान हुआ था, तो उसके बाद भी गोदी मीडिया ने जिस तरह का बांग्लादेशी विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया है उससे लोगों में गुस्सा जो है वो भारत की तरफ मुड़ दिया है। जब दुनिया शेख हसीना के पिछले चुनाव को धांधली का नतीजा बता रही थी तो भारत की सरकार क्लीन चिट दे रही थी। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति में शेख हसीना के साथ खड़ा होना और बदलते परिदृश्य को बांग्लादेश के भारत की जो कूटनीति विशेषज्ञ हैं या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शायद इसमें चूक कर गए।
हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1973 में 71 में पाकिस्तान सिर्फ भौगोलिक रूप से दो टुकड़ों में नहीं बटा था, इसके वजूद को सैद्धांतिक आधार देने वाले द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। इतिहास ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर जैसे उन तमाम लोगों को गलत साबित कर दिया था जो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं जिनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ 24 साल में पूरी पाकिस्तान ने बाशिंदों ने अपनी भाषा और संस्कृति को धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए विद्रोह कर दिया। यही बांग्लादेश की जो है वो अस्मिता है। उन्होंने धर्म को राष्ट्रीयता का आधार मानने से इनकार कर दिया और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस और समर्थन की वजह से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का मानचित्र गढ़ने में कामयाब हो गए। अब बांग्लादेश में मुक्ति संग्रामी जो उसने बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी थी उसको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया और बांग्लादेश तभी खड़ा हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट को भारत के सेकुलर राज से प्रेरणा ली, पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट को ठुकराया और कुर्बानियों का इतिहास रच दिया। आने वाले कई दशकों तक बांग्लादेशी आवाम भारत की शुक्रगुजार नजर आती रही और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बांग्लादेश अमूमन भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और जिसको कहते हैं ना रोटी और बेटी का रिश्ता वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है तो वहां से बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल आ जाते हैं और वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग बांग्लादेश भी चले जाते हैं। बांग्लादेश के जन्म ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों को सही साबित कर दिया जिन्होंने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ऐलान किया था आजाद भारत के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आजाद भारत में सभी समान हैं और किसी के धर्म के आधार पर व्यक्ति विशेष के आधार पर उसको जो है तवज्जो नहीं दी जाएगी। यही वजह थी कि भारत में अपनी जमीन जायदाद खोने की आकांक्षा में डूबे जमींदारों को तो छोड़ दें, तो मुसलमानों की बड़ी आबादी ने पाकिस्तान के विचार को उस समय भी ठुकरा दिया था। ये गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद का भारत है, ये जो पाकिस्तान नहीं गए। डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान ने उसके इस यकीन को और पुख्ता कर दिया जिसमें किसी भी धर्म को मानने और उससे जुड़ी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 में हिंदू राज यानी हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया था और 1950 में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते और हम उसको अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं है। लेकिन बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने सड़क के संरक्षण में आरएसएस और उनसे जुड़े तमाम संगठनों ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा और हिंसा का दौर शुरू किया है, उसने स्वतंत्रता संग्राम के संकल्पों पर मिट्टी डालते हुए संविधान के बुनियादी ढांचे को हिला दिया है। इसका असर पूरे महाद्वीप पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में सांप्रदायिक ताकतों को उभार मोहम्मद अली जिन्ना की आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे हैं। 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पेश किया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान के प्रस्ताव को आधार बनाया था। जिन्ना का मानना था कि बहुमत के दम पर आजाद भारत में हिंदुओं का शासन होगा और मुसलमानों की स्थिति हमेशा दोयम दर्जे की होगी, इसलिए उन्हें अपना अपना राष्ट्र चाहिए। आरएसएस का हिंदू राष्ट्र अभियान ठीक इसी दिशा में है। बीजेपी को सफल बनाने के लिए संघ के बौद्धिक शिविर ने, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे नारे का इजाद किया है, उसका एकमात्र मकसद बहुसंख्यक हिंदू के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करके राजनीतिक शक्ल हासिल करना है। सनातन धर्म की स्थापना करना है कि भारत में एक ही धर्म रहेगा, वो सनातन धर्म रहेगा। हिंदू राष्ट्र के मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक होंगे और बाकी माइनॉरिटीज भी दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। ये बात तो सावरकर से लेकर गोवलकर तक की किताबों में हमेशा से दर्ज रही है, इस पर कोई संदेह हमें नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना समर्थकों पर निशाना बनाया गया, जिसके स्वाभाविक रूप से अवामी लीग समर्थक हिंदू भी शामिल थे। इस अराजकता के बीच बांग्लादेश की जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी तंजीमों को भी मौका मिल गया, जिन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम का विरोध करते हुए पाकिस्तान सेना का साथ दिया था और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और तमाम दावों के बावजूद मोहम्मद यूनुस सरकार उन्हें काबू करने में नाकाम रही। ये निश्चित ही एक फेल्ड स्टेट का उदाहरण है। जो भी देश अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकता,
उसे सब कहलाने का हक नहीं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोदी सरकार की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया गया, भारत में मुस्लिम के उत्पीड़न और उनकी नीति को लेकर बांग्लादेश में आईना दिखा दिया गया, इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बता दिया गया, और जैसे कि भारत सरकार मुस्लिम पर होने वाले अत्याचार के किसी भी सवाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक मामला बताती है। अब कोड़ में खाज की स्थिति पैदा हो गई है गोदी मीडिया की, उसे मणिपुर में लगी आग नहीं दिखती, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर तमाम झूठी सच्ची कहानियों की न्यूज चैनल पर पर्दा पर बाढ़ आई हुई है। बीजेपी के नेता इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। कई शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं और उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर सभाएं हो रही हैं। गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर पीटा जा रहा है। हाल ही में हुए झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री मोदी तक ने मुद्दा बनाकर बनाने की कोशिश की थी, जबकि ना इस प्रांत की सीमा बांग्लादेश से लगती है और ना सीमा सुरक्षा के लिए हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेदार थी। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए सारा जिम्मा केंद्र सरकार का है। कुल मिलाकर मोदी राज में महात्मा गांधी के सपनों पर लगातार हमले हुए हैं, और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने भी खुलेआम कह दिया है, देश के बहुमत की इच्छाओं के हिसाब से चलना होगा। जिन्ना की रूह को इस बयान से ज्यादा सुकून मिला होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। यह जिन्ना के सपनों पर वैधता की ताजा मोहर है, जिसकी स्याही का इंतजाम मोदी सरकार ने किया है। तो ये सारा मामला है। जिन्ना की रूह तो खुश हुई होगी जब हाई कोर्ट के जज साहब ने मुसलमानों को कट्टरपंथी और न जाने क्या क्या कहा। मैं वो शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता, आप तमाम ट्विटर चैनलों पर और सोशल मीडिया पर आपको वीडियो मिल जाएगा। खैर, उस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। लाइव लॉ ने और इंडियन बार एसोसिएशन ने और बहुत सारी और दूसरी स्टेट्स की, प्रांतों की बार एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है और तुरंत उन पर कार्रवाई करने के लिए चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस उस पर, संजीव खन्ना साहब उस पर क्या संज्ञान लेते हैं ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स पर हमें अपने कमेंट्स लिखें, और इस प्रोग्राम को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसकी भी सजेशंस दें। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में भाग लेने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए आपका कोट कोट धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।